1997 वाली सूरत हाल के एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ दौड़ेंगे अगर उनके हक में फैसला नहीं आया। रिकॉर्ड तो उनका ऐसा ही है। मुतनाज़ा किस बात पे है? परवेज इलाही के 10 वोट वो शुमार में से निकाले गए हैं और उनको खदशा है कि वो फिर शुमार कर लिए जाएंगे। जो खत डिप्टी स्पीकर की जानिब से पेश किया गया उस खत के बाद इस वक्त क्या वो मुनहरिफ अरकान तस्वर किए जाएंगे? 10 के 10 वोट उसी शख्स को पड़े हैं, यानी ये हेड ऑफ दी पार्टी के पास जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और चौधरी शुजात साहब का खत जो है वो बेमानी है। चौधरी शुजात साहब की हैसियत जो है गॉड फादर वाली वो वाजे है। अब इस सूरत हाल के अंदर जो सोशल मीडिया के ऊपर जंपे मार रही है मुस्लिम लीग नून, परवेज इलाही साहब वजीर आला बन जाएंगे तो अगला फिर हमें कशमकश देखने को मिलेगी कि गवर्नर साहब उनसे ओथ नहीं लेंगे। गवर्नर मेरा ख्याल है हलफ लेने पर मजबूर ही होंगे। रद्द-ए-अमल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है? जो बड़े इस मुल्क के लीगल माइंड्स हैं वो एक पेज के ऊपर खड़े। ये सिर्फ इनको पंजाब की हुकूमत जाती नजर नहीं आ रही, इनको पंजाब के बाद वफाकी हुकूमत जाती नजर आ रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मेरी जंग के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। नाजरीन, मुल्क में सियासी और आईनी बहरान रोज बरोज कशीदा होता जा रहा है और मुल्की तारीख में एक बार फिर नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि मुमकिन तौर पर हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून अदलिया मुखालिफ बयानिए को परवान चढ़ा रही है। जराए का बताना है कि नून लीग और पीडीएम का कल सुप्रीम कोर्ट पर 1000 वर्कर्स के साथ हमला करने का प्लान है। इस इकदाम का मकसद सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाना है और फुल कोर्ट बेंच बनाने पर मजबूर करना है ताकि आला अदलिया और फाजिल मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान से अपने मनपसंद फैसले करवाए जा सकें। मुस्लिम लीग नून की जानिब से अदलिया पर हमला करना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी 28 नवंबर 1997 के दिन हुक्मरान जमात के सियासी कारकुन दर्जन भर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जिनमें एहतसाब ब्यूरो के सरबराह सैफुर रहमान भी शामिल थे। और उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की अमारत पर धावा बोला था और वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की समाअत करने वाले बेंच को कार्रवाई छोड़कर अपने चैम्बर्स में पनाह लेना पड़ी थी। और अब हमजा शहबाज की वजारत आला बचाने का मिशन भी कुछ ऐसे ही तरह है और सर चढ़कर बोल रहा है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस नून लीग के निशाने पर हैं। नून लीग सोशल मीडिया विंग ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ जहरीली मुहिम का आगाज कर दिया है और इस घिनौनी मुहिम में मुलव्विस 529 सोशल मीडिया अकाउंट्स की को मरियम नवाज भी फॉलो कर रही हैं। और यह मुनज़्ज़म मुहिम पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ समाअत के बाद शुरू की गई है। अदलिया पर दबाव बढ़ाने का फैसला मॉडल टाउन लाहौर में इजलास के दौरान किया गया, जिसमें राना सनाउल्लाह, साद रफीक, मरियम औरंगजेब, फहद हुसैन, परवेज रशीद, अता तारड़, राना मशहूद समेत दीगर रहनुमा भी शामिल थे। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत के खिलाफ शदीद रद्द अमल भी सामने आया है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि सबको पता है कि अदलिया के खिलाफ मुहिम के पीछे कौन है। इदारों के खिलाफ मुहिम से नून लीग को फायदा नहीं होगा। इस सियासी और कानूनी मामले पर बात करने के लिए साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर कानूनदान हैं एतजाज एहसन साहब। बहुत शुक्रिया एतजाज साहब आपके वक्त का। चीफ न्यूज़ ऑफिसर बोल न्यूज़ फैसल अजीज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। एतजाज साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। कुछ लग रहा है आपको 1997 वाली सूरत हाल के एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ दौड़ेंगे अगर उनके हक में फैसला नहीं आया? रिकॉर्ड तो उनका ऐसा ही है, माजी ऐसा ही है। तो पहले हमें देखना चाहिए मेरा ख्याल है इस वक्त कि मुतनाज़ा किस बात पे है, मसला क्या है और इनका ख्याल इनकी सोच में क्या दुरुस्त है और क्या गलत है जो ये दावा बोलने वाले हैं। ये समय बावर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत 25 मेंबरान पीटीआई के मेंबर थे, उनको मुनहरफ करार देकर
उनको वोट डाला हुआ वोट भी गिनती में नहीं लाया गया, शुमार में। जबकि परवेज़ इलाही के 10 वोट डाले गए वो शुमार में से निकाले गए हैं और उनको खदशा है कि वो फिर शुमार कर लिए जाएंगे। अब ये बात जो है ये इतनी सादा और इतनी दुरुस्त नहीं, और इससे भी ज़्यादा सादा है मेरे ख्याल में। बड़ी सादगी के में ये सूरत हाल ये है कि इसको इस तरह देखा जाएगा कि जो वोट 25 वोट पीटीआई की गिनती से निकाले गए और उनको वो उनके ख़िलाफ़ पीटीआई के ख़िलाफ़ पढ़ रहे थे, उनको गिना नहीं गया। वो इस वजह से कि वो पार्लिमानी पार्टी के फैसले से इनहराफ कर रहे थे। आर्टिकल 63A के तहत 2 मराहिल हैं। पहला मरहला है कि पार्लिमानी पार्टी फैसला करती है कि हमने ये वोट देना है या ये नहीं देना है या किसको देना है, ये वो फैसला करती है पार्लिमानी पार्टी। दूसरे मरहले पर अगर वो पार्लिमानी पार्टी सबके सब उसके मुताबिक ही वोट देते हैं तो कोई मामला नहीं होता। लेकिन अगर चंद अफराद उस फैसले से इनहराफ करके पार्लिमानी पार्टी का फैसला ना मानते हुए वोट दे देते हैं उसके ख़िलाफ़, तो फिर ये मामला पार्लिमानी पार्टी से चला जाता है पार्टी हेड के पास। ओके। पार्टी हेड एक ऐसा शख्स हो सकता है जो बुज़ुर्ग हो, बड़ा हो, सीनियर हो, उस पार्लियामेंटेरियन भी ना हो, किसी पार्लियामेंट में ना हो, सूबाई असम्बली में ना हो, लेकिन ऐसे फैसलों के लिए मौजू हो। अब वो मौजू होने के हवाले से वो फैसला अब ये नहीं कर सकता कि वोट किधर डालना है या किधर नहीं डालना, ये उसकी दस्तरस में नहीं है। उसका सिर्फ ये उसकी दस्तरस में है कि अब कुछ लोगों ने वोट नहीं डाला जो मुनरफ हुए हैं, उनके साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए। तो सर अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि काफली के वो जो 10 अरकान हैं जिन्होंने वोट डाला है, उनकी अब कानूनी हैसियत क्या है? जो खत डिप्टी स्पीकर की जानिब से पेश किया गया उस खत के बाद इस वक्त क्या वो मुनहरिफ अरकान तस्वर किए जाएंगे? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए ना, बीच में आप ज़रा काटेंगे तो बात नहीं बनेगी। ये बड़ी सिंपल लॉजिक है। लॉजिक ये है, पहले तो ये देख लेना कि जिसने पहले फैसला किसको वोट डालना है किसको नहीं डालना, ये फैसला करना है पार्लिमानी पार्टी ने। और पार्लिमानी पार्टी पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया था कि परवेज़ इलाही को डालना है, जबकि 25 मेंबरान ने जाके हमजा शहबाज शरीफ को वोट डाल दिया। ये कानून, सिंपल कानून की बात है। अब जब उन्होंने डाल दिया तो उसके बाद उनके जो पार्टी हेड थे उन्होंने उनकी डिक्लेरेशन भेज दी टू द इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन ने उनको अपनी सीटों से महरूम, उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी। ठीक। अब यहाँ मामला ये हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी ने जो फैसला किया है 10 के 10 वोट उसी शख्स को पड़े हैं, यानी कोई इनहराफ का मसला और मामला है ही नहीं। यानी ये हेड ऑफ दी पार्टी के पास जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और चौधरी शुजात साहब का ख़त जो है वो बेमानी है। वो खुद ही पहले से बेमानी है, क्योंकि इनहराफ नहीं हुआ कोई भी पार्लिमानी पार्टी के फैसले से। अगर इनहराफ होता तो फिर जो बड़ा है वो उस पार्टी का, वो फिर ये सोच सकता है कि ये 3 लोगों ने इनहराफ कर दिया है, पर ये पुराने वर्कर हैं, बड़े पुराने साथी हैं, 50 साल से इनका साथ है। इनका अब ज़ाती अगर इख्तलाफ हो गया पार्लिमानी पार्टी में तो ज़ातियात की बुनियाद पर मैं इनकी रुकनीत नहीं ख़त्म करवाना चाहता, तो वो चाहे तो रेफरेंस भेजे ही ना। ये उसका एक ग्रैंडफादर किस्म का रोल आ जाता है पार्टी हेड का। अब आप इसमें देखें, एक जो मसला बड़ा आता है और इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम मौजूदा केस को ना लें। समझ लीजिए कि
पार्टी हेड शुजात हुसैन की तरह का पंजाब से ही बिलोंग करता है, लेकिन पार्टी जिसने फैसला करना है वो सारी बलूचिस्तान की पार्टी है, और बलूचिस्तान में वो पार्टी एक फ़ैसला कर लेती है और सारे की सारी पार्टी वो जाके उस फैसले के मुताबिक वोट करती है, यानी कोई मुनरफ नहीं होता या दो मुनरफ हो जाते हैं। अब या 10 के 10 ही मुनरफ नहीं होते, लेकिन पार्टी हेड कहता है मैंने तो फैसला किया था, जो मैंने लेटर स्पीकर को भी लिख दिया कि वोट अलिफ को देना है। ये कौन होते हैं 2 बंदे या 10 बंदे, 10 के 10 ये वो वोट बे को दे दें। इन 10 के 10 को मैं डिस्क्वालीफाई कराता हूँ और इनका वोट शुमार नहीं होगा। ये यहाँ आलम हुआ है, ये गलत है। जो सही तरीका है वो यही है कि अगर कोई पार्लिमानी पार्टी के फैसले के ख़िलाफ़ कोई नहीं गया और ये वो फैसला मुतफ़िका हुआ है और मुतफ़िका तौर पे सब के सब ने वोट उसी के मुताबिक दे दिया है, तो पार्टी हेड कुछ कर ही नहीं सकता। पार्टी हेड तब कर सकता है अगर पार्लिमानी पार्टी के फैसले से कोई इनहराफ करे। बिल्कुल ठीक। और अगर कोई इनहराफ करे फिर वो स्पीकर को लिख सकता है। अब वो स्पीकर को लिखेगा भी कब लिख सकता है, वो उसके लिए ज़रूरी है कि उसने पहले समाअत का मौका दिया हो उस मेंबर को। ये लाजिम है कि मेंबर जिसको निकालना है पार्टी से उसका ये लिखा हुआ है 63। आपका पॉइंट आ गया, मतलब कि चौधरी शुजात साहब के खत की कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मैं चाहूंगा कि फैसल अजीज साहब को भी शामिल गुफ्तगू किया जाए। फैसल साहब, आप समझते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माजी को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह 1997 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया था, जिस तरह के बयानात अब आ रहे हैं, तो इसी तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है पीर को भी? देखिए, एक तो चौधरी एतजाज अहसन साहब ने बहुत ही तफसील से एक एक एंगल इस तरह बयान फरमा दिया है कि इसके बाद अब कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई दबाव डाले, कोई दबाव डालने की कोशिश करे। और मेरा ख्याल है कि वो वाला टाइम भी नहीं है, सोशल मीडिया वाला टाइम उस वक्त नहीं था। उन्होंने जो हंगामा मचाना था वो सोशल मीडिया पे मचा लिया है। ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल डिबेटेबल नहीं है, बहुत क्लियरिटी के साथ है। चौधरी शुजात साहब की हैसियत जो है गॉड फादर वाली या ग्रैंडफादर वाली, वो वाजे है। अब इस सूरत हाल के अंदर जो सोशल मीडिया के ऊपर जंपे मार रही है मुस्लिम लीग नून, वो जंपे क्या दीवारों तक और प्रैक्टिकली सड़कों तक और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकती है, फुल बेंच तक वाला मुतालबा आ सकता है, ये वाली बात है। अब हो तो ये भी सकता था कि कल ही ये केस खत्म हो जाता। अब मेरा ख्याल ये है कि कल ये केस खत्म हो जाएगा और परवेज इलाही साहब जिस तरह की तशरीह हो रही है और उसमें बहुत क्लियरिटी है, वो वजीर आला मुंतखब हो जाएंगे। उसके बाद की भी आईनी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैं तो सवाल करना चाहूंगा एतजाज साहब से कि अगर ये फैसला इसी तरह जिस तरह आपने तशरीह की है इसी तरह से है और परवेज इलाही साहब वजीर आला बन जाएंगे, तो अगला फिर हमें कशमकश देखने को मिलेगी कि गवर्नर साहब उनसे ओथ नहीं लेंगे। वो ओथ का एक चक्कर शुरू होगा, फिर काबीना का चक्कर शुरू होगा, फिर एक और महादाराई खड़ी होगी जिस तरह के पहले हमने सिनेरियो देखा। और मुस्लिम लीग नून जिस तरह से लंदन से अब रन हो रही है, पहले तो रन नहीं हो रही थी। अब नवाज शरीफ साहब के बयान जिस तरह सामने आए, उसमें जो अदलिया मुखालिफ बयानिया है उसका क्या होगा। और दूसरा, जब मुंतखब हो जाते हैं, जाहिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है और परवेज इलाही साहब को ये फैसले के तहत वजीर आला बन जाते हैं, तो उसके बाद जो आईनी बहरान है उसके ऊपर क्या होगा। ये तो एतजाज साहब से मेरा सवाल है कि इसके ऊपर जरा रोशनी डालें कि अगर गवर्नर नहीं लेता वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे ही आया था जिस तरह आपने तशरीह की है, तो फिर क्या होगा। मैं आपका सवाल भी आगे रखता हूं, साथ साथ जो फुल कोर्ट बेंच का मुतालबा किया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, वो भी एतजाज साहब से पूछेंगे। एतजाज साहब, इस फैसले को, इस मुतालबे को कैसे देखते हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से सामने आ रहा है कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए? किस हद तक ये इम्प्लीमेंटेबल है? क्या ऐसा मुमकिन है? इस बारे में कोई कम से कम 1 दर्जन फैसले सुप्रीम कोर्ट के आ चुके हैं कि बेंच बनाना कतई तौर पर चीफ जस्टिस का इख्तियार है। इसमें कोई और इख्तियार उसके इख्तियार को ना मादूम कर सकता है, ना उसको सप्रेस कर सकता है।
इस पे दर्जन से भी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले हैं जो कि जिनकी हैसियत बाइंडिंग फैसलों की है, और वो मजबूर करेंगे वो फैसले कि ये फ़ैसला चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ही करें और कोई उनको चैलेंज ना कर सके। यहाँ जो इनकी जो कोशिश है वो कोशिश है किसी न किसी तरह मुतनाज़ा बनाने की हर चीज़ को, और वही एक इनकी कोशिश है। और उसमें गवर्नर मेरा ख्याल है कि हलफ लेने पर मजबूर ही होंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये लिख दिया कि ये फ़लाँ चीफ मिनिस्टर है, उसके वोट अगर नहीं काटे जाते और उसको फ़लाँ वक्त फ़लाँ, आप तो ये टाइम देते हैं फ़लाँ वक्त फ़लाँ दिन इसको हलफ इससे लिया जाए। 2 फैसले आ चुके हैं, एक लाहौर हाई कोर्ट का, एक सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ वक्त मुकर्रर किया गया है ओथ लिए जाने के लिए। ठीक, अच्छा इंतज़ार साहब, अब यहाँ पे सवाल एक और भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या इसी हफ्ते या मंडे को आप फैसला देखते हैं कि फैसला आ जाएगा और उस फैसले के बाद, अब आप सीनियर सियासतदान भी हैं, जो पाकिस्तानी सियासत है उसको बहुत बारीक बीनी से आपने देखा भी है और देखते भी हैं, क्या समझते हैं ये आईनी और कानूनी बहरान जो है ये टल जाएगा इस फैसले के बाद, और फैसला कब तक आ सकता है? फैसला तो मेरा ख्याल है 20 मिनट में आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल किया है उसका जवाब देना है डिप्टी स्पीकर को कि उसने किस पैराए पे या किस हिस्से पे सुप्रीम कोर्ट पे के फैसले के कौन से हिस्से पे इन्हिसार करके ये फ़ैसला सुनाया है। क्योंकि उसने भी तो कमाल किया ना, जल्दी में उजलत में उसने कहा जी मेरे पास ख़त आया और मैंने चौधरी शुजात हुसैन से तस्दीक की और टेलीफोन पे की। पहली तो बात यह है कि आपके पास तो ख़त जाने की बात की बारी बात है, आपसे पहले तो वो ख़त हर मेंबर को जाना चाहिए। मेंबर को इतला हुई कि नहीं हुई कि आपने कहा ये कि मैं किसी को नहीं वोट देना चाहता क्योंकि मैं इमरान खान के बंदे को वोट नहीं देना चाहता और परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ नहीं देना चाहता, और ख़त में लिखा है कि आप हमज़ा शरीफ के को वोट दें। तो इसमें ही चूँकि इबाहम था, आपके लिए पूछना ज़रूरी था सब मेंबर से कि क्या आपको ये ख़त मिला है, इतला मिली है, ये हुक्मनामा मिला है कि नहीं मिला। अगर उस हुक्मनामे में कोई वक़्त है भी कि नहीं, मेरा मानना यह है कि उस हुक्मनामे में पार्टी हेड ये फ़ैसला ही नहीं कर सकता कि वोट किस को देने हैं। मैंने इसकी मिसाल, बड़ी मिसाल ये ली कि पार्टी हेड अगर फ्रंटियर ये केपी से है या पंजाब से है और पार्टी और असेंबली बलूचिस्तान की असेंबली का फ़ैसला होना है, तो ये पहला जो लोग जानते हैं उसकी सियासत को, पहला हक उनका है कि वो फैसला करें कि हमें आपस में मिल बैठ के किसको वोट देना चाहिए। अच्छा सर, अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि डिप्टी स्पीकर का आगे मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये पूछा तो गया है कि आप बताएं कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कौन सा पैरा जो है वो आपने कोट किया था, और अगर वो नहीं बता पाते हैं या गलत कोट करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो उनका आगे मुस्तकबिल क्या होगा? उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है, उनके खिलाफ भी कोई फैसला आ सकता है? कार्रवाई अगर हुई तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट तो शायद ना ले, सुप्रीम कोर्ट कुछ ऑब्जर्वेशन वगैरह दे दे कि इसने जल्दी की है या इसने ये खिलाफ वर्जी की है। कार्रवाई अगर हुई तो किसी प्राइवेट एमएनए की या प्राइवेट मेंबर सिटीज़न की ईमा पे ही हुई तो होगी। सुप्रीम कोर्ट शायद वो ना ले। सुप्रीम कोर्ट ने तो सिंपल फैसला करना है कि आपके सामने एक फरीक गया है जो कहता है कि आपने पहले फ़ैसला किया था और 25 मेंबरान को उनके वोट से वोट के हक से महरूम कर दिया था क्योंकि उन्होंने अपने पार्टी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ वोट दिया था। अब 10 मेंबर जो हैं उन्होंने अपनी पार्टी हेड के, जो उनको मिला भी नहीं फ़ैसला, पार्टी हेड के फैसले के ख़िलाफ़ वोट दिया है, उनको आपने क्यों नहीं
मुनरफ किया और उनके वोट क्यों नहीं ख़त्म करते। बिल्कुल ठीक हो तो गया, आपका उसका पॉइंट आ गया। बहुत सिंपल जवाब शुक्रिया है एतजाज एहसन साहब, कि वो आपके पहला वक्त का। सर मुझे ब्रेक का कहा, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फैसल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और हसन खां और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे और डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसन खावर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर रही है। फैसल अजीज साहब पहले से हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा। अब जो बयानात सामने आ रहे हैं जिस तरह के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, तो वो कुछ ऐसी गमाजी करते हैं कि जैसे 1997 वाली सूरत हाल पैदा होने जा रही है और अगर उनके हक में फैसला नहीं आया तो कुछ वैसा ही हो सकता है। ऐसी सूरत में अगर सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या लाहे अमल होगा? रद्द-ए-अमल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है? जी शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ पहले तो पाकिस्तानी कौम को, हमारे लोगों को ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि ये क्या हो रहा है। ये जो जस्टिस खोसा ने कहा था कि ये सारे लोग जो है ना, ये माफियाज की तरह ऑपरेट करते हैं। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और माफियाज करते क्या है, जहाँ से लफ्ज़ आया है, जो माफियाज का दुनिया भर में तरीका है कि या ये लोगों को ख़रीदने की कोशिश करते हैं और जो ख़रीदा ना जा सके वहाँ पे लोगों को या तो रास्ते से हटा देते हैं या उनकी किरदार कशी करते हैं ताकि वो उनके आगे ठहर ना सकें। अब मसला क्या है? मसला ये है कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है, इसके ऊपर आपने देखा कि तमाम जो बड़े इस मुल्क के लीगल माइंड्स हैं वो एक पेज के ऊपर खड़े हैं। बड़ी वाज़ेह बात है, सबको पता है कि आइन के अंदर लिखा है। अब जब इनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है और ये डर चुकी हैं, क्योंकि आपने ये भी देखना है कि ये इस हद तक गए क्यों हैं। ये सिर्फ इनको पंजाब की हुकूमत जाती नज़र नहीं आ रही, इनको पंजाब के बाद वफाकी हुकूमत जाती नज़र आ रही है और फिर इनको ये भी नज़र आ गया है कि 17 जुलाई को अगर हमारी अपनी गवर्नमेंट थी और हमने इतनी धांधली की, पुलिस का इस्तेमाल किया, मशीनरी का इस्तेमाल किया रियासती, और फिर भी हमारा इतना बुरा हाल हुआ है तो जनरल इलेक्शन में तो हम नहीं जीतते और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें फारिग कर देंगे। तो अब ये दीवार से लग चुके हैं, इनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है, तो अब ये खरीद भी नहीं सके किसी को। अब ये आखिरी हरबे पे आ गए हैं। आखिरी हरबा ये है कि लोगों को डराओ, लोगों को धमकाओ, उनकी किरदार कशी करो, उनको ब्लैकमेल करो और एक प्रेशर क्रिएट करो। और अगर आप इनका माजी उठा के देख लें तो इस चीज़ में इनको बड़ी प्रैक्टिस है, इस चीज़ में इनका बड़ा तजुर्बा है। चाहे जस्टिस कयूम से ये बात शुरू हुई, अगर आप वो एग्जाम्पल देख लें, या आप अरशद मलिक वाला केस देख लें, जो जस्टिस साकिब निसार के साथ इन्होंने किया, आप उसको देख लें, इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक किया आप वो देख लें। तो ये तो इस चीज़ों में इनकी प्रैक्टिस है, ये सारी खेलें ये खेल चुकी है, ये सारी गेम कर चुकी है। लेकिन अब बात यह है कि इनके मुंह से नकाब हट चुका है, पूरी कौम को नजर आ गया। जहाँ से लोगों को वोट मिलते थे पंजाब में, आज वहाँ पे भी इनको कोई वोट देने का रवादार नहीं है। अगर ये इस हद तक जाएंगे, अगर ये अदारों की तस्दीक करेंगे, अगर ये सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करेंगे, तो फिर ये कल के जाते आज चले जाएंगे और इनकी सियासत का जो दरवाज़ा बंद हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, वो मुकम्मल तौर पे फौरी तौर पे बंद हो जाएगा। अवाम ये बर्दाश्त नहीं करेगी। अवाम के पास पहला रास्ता होता है वोट की ताकत, जो अवाम ने इस्तेमाल की। तमाम तर मुखालफत के बावजूद, तमाम तर ताकत के बावजूद अवाम ने अपने राय का इजहार किया, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। अगर ये अवाम की ताकत को चैलेंज करेंगे तो अवाम बिल्कुल। और 1997 वाले अब मामलात और हालात नहीं हैं। अगर इस तरह का कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश भी की गई तो अवाम जो है इनके सामने आके खड़े हो जाएंगे। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फैसल साहब, आप समझते हैं इस सियासी और आईनी बहरान का हल निकल आएगा या मामलात मजीद गंभीर होंगे इस डिसीजन के बाद सुप्रीम कोर्ट के? और अब ये सवाल इसलिए भी पूछना जरूरी है कि पाकिस्तान की जो माशी हालात हैं वो पहले ही बहुत खराब हैं। अगर मजीद पाकिस्तान के सियासी हालात खराब होते हैं तो पाकिस्तान की मईशत पर इसका असर पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे गरीब अवाम पर उसका असर पड़ेगा। तो ये मामलात आपको हल होते किसी तौर दिखाई देते हैं? देखिए कामरान, जितने हालात खराब हो सकते थे, जो माफिया स्ट्रेटेजी अपना सकती थी, जहां जहां खरीदा जा सकता था, जहां जहां डराया जा सकता था, जहां जहां धमकाया जा सकता था, जहां पुलिस गर्दी की जा सकती थी, माफिया की ब्यूरोक्रेसी की गर्दी हो सकती थी, वो सारे हरबे हो गए। अब ये आखिरी हरबा हो रहा है जो सोशल मीडिया के जरिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हो रहा है। ये हमला इस वक्त जारी है, फिजिकल हमले का इंतजार है।
सोशल मीडिया के जरिए सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने के लिए हमला जारी है कल से। अच्छा, अब इस सारे सिनेरियो के अंदर सुप्रीम कोर्ट दबाव में आ जाएगी। हमारे ख्याल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बदियाल साहब दबाव में आके फुल बेंच बना देंगे। क्या इस तरह हो जाएगा? अगर इस तरह हो जाएगा तो रियासत कहां खड़ी होगी? मेरे ख्याल में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब तो हमें ये सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट को या पाकिस्तानी इदारों को दबाव में लाने वाले अनासिर हैं जो वाजे हो गए, उनके खिलाफ आईनी कानूनी चाराजोई कैसे हो, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी। ये एक बड़ा खतरनाक जुर्म है कि आप एक अदलिया को दबाव में लाने के लिए कैंपेन चला रहे हैं और वाजे हो गया। तो इसके ऊपर क्या, मेरा तो सवाल ये है कि क्या पीटीआई इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सो मोटो एक्शन लेगी? क्या हम इंतजार करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हो जाए? हमला तो हो गया, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने ये बातें कर दी, वो वाजे हो गए चेहरे। अगर उसका आज इनको नहीं रोका जाएगा तो सिनेरियो क्या होगा? एक मेरा पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है, मेरे ख्याल में कल सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल जो जैसे एहतजाज साहब फरमा रहे थे कि 2 मिनट 20 मिनट के अंदर फैसला हो जाएगा, परवेज इलाही साहब वजीर आला हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट फैसले के अंदर लिख देगी गवर्नर साहब इनसे हल्फ लें। इस सिनेरियो के बाद वफाक के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं रहेगी। नवाज शरीफ साहब परेशान है, वो ज़रदारी साहब को कसूरवार ठहरा रहे हैं। तो इस वक्त पीटीआई के लिए ग्राउंड बिल्कुल क्लियर है। पीटीआई ने सही स्टेप्स खेलकर अगले इंतखाबात में जाना है। कौम रेडी है और ये 2 फैसले होंगे जिसके बाद पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जाएगी, पाकिस्तान का स्टॉक ठीक जाएगा, पाकिस्तान के रुपए की कीमत में बेहतरी आएगी, डॉलर नीचे आएगा और मुल्क में जो एक हिजानी कैफियत है वो सेटल होगी। कल के फैसले के बाद मेरे ख्याल है इमरान खान साहब ने इतने तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ ये सारा गेम खेला है और कौम जिस तरह साथ खड़ी हुई है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। कल वाला फैसला, उसके बाद आने वाले फैसले पाकिस्तान की मईशत को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। लेकिन ये जो हमला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे, अगर इसको पीटीआई ने सही तरह हैंडल नहीं किया, अगर इसको सीरियस नहीं लिया, तो फिर ये कोताही पीटीआई की तरफ होगी। ये हमले को बजाय मजम्मत करने के इसको कोर्ट में ले जाएं। ये सोशल मीडिया का दौर है, पीटीआई सोशल मीडिया के जरिए सब एडवांटेज लेती रही है। आज इस हमले को रजिस्टर्ड कर रहे हैं, कोर्ट में लेके जाएं। किस तरह ये मुतालबात हो रहे हैं, किस तरह धमकाने के मामला हो रहे हैं, किस तरह 97 के मामला हो रहे हैं, और पीटीआई हमेशा के लिए इस माफिया के दरवाजे इस हवाले से बंद कर सकती है। ठीक है, आपका ये सवाल मैं हसन खावर के सामने रखता हूं। हसन साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह का कोई इरादा रखती है कि जिस तरह सोशल मीडिया पर प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है अदलिया को, और जिस तरह के ट्रेंड चलवाए जा रहे हैं और उनके जो ताने बाने हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही जाके मिलते हैं, तो इसके खिलाफ क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ इरादा रखती है कि वो कोर्ट में जाए? देखिए, मैं आपको थोड़ी सी एक बात जरा याद करा दूं। अगर आप ये देखें इस वक्त जो सूरत हाल है, ये जो बेंच है जो अब ये बना है, इसमें वही जजेस हैं जिन्होंने कासिम सूरी साहब वाले केस के ऊपर फैसला दिया था। लेकिन हमने उस फैसले की रिस्पेक्ट की थी, हम किसी ऐसी तरफ नहीं गए थे। अगर आप मरीम नवाज को देखें, ये इन्होंने जो गुजरांवाला में तकरीर की, ये इदारों के खिलाफ थे। जब इनको कोई जगह मिलती है तो फिर इनका बयानिया बदल जाता है। अब जैसी इनकी हुकूमत खतरे में पड़ती है, ये दोबारा उस तरफ चले जाते हैं। हम लोग क्या करें, हम कम से कम ये चीज़ें आवाम के सामने ला रहे हैं। आपको बताया भी है, आज फवाद चौधरी साहब ने भी ये जिक्र किया कि सैकड़ों ऐसे अकाउंट हैं और हम लोगों ने शेयर भी किए हैं जिन्होंने अदलिया के खिलाफ 11,000 ट्वीट्स किए, और वो सारे अकाउंट्स हुए हैं जिनको मरियम नवाज और इनकी पार्टी के तमाम बड़े लीडरान फॉलो करते हैं। तो ये सोची समझी कैंपेन चलाई जा रही है और मेरे ख्याल में कोर्ट को इसका भी सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको बात ये बताऊं कि ये इस वक्त जो है ना, ये सारा गंद, ये पहले भी हमने कहा था, इकट्ठा हो चुका है और बहुत जल्द जो है वो झाड़ू करने वाला है और ये सारे एक ही हल्ले में जो है ना बाहर चले जाएंगे। और मैंने आपको बताया कि ये अपनी जो गिरती हुकूमत है ना, उस प्रोसेस को ये तेज करें, ऐसी हरकतें करके अपनी डेस्परेशन को बाहर ला रहे हैं। अपना जो मकरूज चेहरा है वो लोगों को दिखा रहे हैं, क्योंकि लोगों की अदालत में भी ये हार चुके हैं। ये सिंध हाउस से जो शुरू किया था खरीदो फरोख्त का सफर, इन्होंने वो करते करते आप देखिए ये कहाँ तक बात आ गई और इसका क्या नतीजा मिला है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और हम जो भी कह लें, हम कहें कि ये हाइब्रिड डेमोक्रेसी है, ये फ्लॉट डेमोक्रेसी है, ये 22 करोड़ लोगों की विल के खिलाफ आप जा नहीं सकते। आप ये नहीं समझ सकते कि आपके पास चाहे अकाउंट में कितने 100 अरब क्यों ना हो, आपके पास चाहे कितने ही उंडे बदमाश क्यों ना हो, आप 22 करोड़ लोगों को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ये जो है ना नौश्ता दीवार है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इट्स रिटन ऑन द वॉल। और ये अगर नहीं समझेंगे तो कुछ दिनों में इनका फैसला हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। हसन खावर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, फैसल साहब आप भी हमारे साथ मौजूद। ब्रेक का कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद हम
कुछ इस चीज़ का तस्करा भी करेंगे कि क्या वजह है कि सियासी जमातें हैं वो पार्लियामेंट के अंदर अपने मसाइल को हल नहीं करती, बल्कि या कोर्ट ले जाती हैं या फिर इस्टेब्लिशमेंट को बीच में पढ़ना पड़ता है और उनके मामला हल करवाए जाते हैं। क्या वजह है कि जमहूरियत की मजबूती के लिए जो पार्लिमानी जमातें हैं वो आपस में बैठने को तैयार नहीं हैं? इस हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हसन खावर और फैसल अजीज साहब मौजूद हैं। फैसल साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा, क्या वजह है कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारे सियासतदान हैं, अपने मसाइल को पार्लियामेंट के अंदर हल नहीं करते हैं, साथ बैठने को तैयार नहीं होते हैं और फिर गिला भी करते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं है, पाकिस्तान के जो दीगर इदारे हैं वो बीच में मुदाखलत करते हैं, मुदाखलत की जगह तो खुद देते हैं, जिसकी वजह से ये काम होता है? देखिए कामरान, मेरा नजरिया इस हवाले से बहुत मुख्तलिफ है। मैं जानता हूं और मैं समझता भी इस तरह से हूं कि एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है और एस्टेब्लिशमेंट के रोल के बगैर पाकिस्तान को आगे ले जाना, आगे बढ़ाना नामुमकिन है। पाकिस्तान जिस अंदाज में बना हुआ है, जिस अंदाज में चलता आया है, एस्टेब्लिशमेंट का रोल खत्म नहीं किया जा सकता। अगर जब भी एस्टेब्लिशमेंट का रोल खत्म होता है, सियासतदान आपस में, ये सियासी पार्टियां जो जिस अंदाज में आपस में लड़ती झगड़ती हैं और जिस तरह के इनके चेहरे हैं, वो एक दूसरे के लिए इतने खौफनाक सामने आते हैं कि ये बैठ नहीं पाते एक दूसरे के सामने। जो नैरेटिव इनका है वो इतना वीक है कि वो उसको ले जा ही नहीं पाते आगे। बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में एक नैरेटिव, एक बयानिया खड़ा हुआ है जो हकीकत पर मबनी है, जो अवाम उसको ऑन करते हैं, जो पाकिस्तान को आगे ले जा रहा है। वो इमरान खान का बयानिया है। वो एक ऐसा बयानिया है जिसको छुटला नहीं सकते, जिसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसको भुला नहीं सकते। बाकी पार्टियों के पास बयानिया ही नहीं है, कोई बयानिया एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अच्छा, अब एस्टेब्लिशमेंट के पास एक मुश्किल रोल है, लेकिन अगर वो रोल प्ले नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में ये बुरहान रहेगा। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए, अगर कर रहे हैं तो तेजी से करना चाहिए। पाकिस्तान को अगले इंतखाबात की तरफ फौरी तौर पर ले जाना जरूरी है। अगर ये सारी जमातें नहीं बैठ रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए इनको बिठाएं। अगर वो कर रहे हैं काम तो स्लो कर रहे हैं, तेजी से कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इकोनॉमी पाकिस्तान की खराब हो रही है। बार बार हम देख रहे हैं श्रीलंका जैसा हाल हो सकता है। चौथे नंबर पे पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब खड़ा है। एस्टेब्लिशमेंट का काम सिर्फ ये नहीं है, फौज का काम कि वो बाहर के जो खतरात है उसको देखे, जो मुल्क के अंदर खतरात है उसका भी उन्होंने हल्फ लिया हुआ है। और ये खतरात को हैंडल करना, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई आर नहीं है। इसमें बैठे, वो बिछाएं, डन करें और आगे बढ़ें। अगर हम इसको छुपाते रहेंगे या हम इसको नजरअंदाज करते रहेंगे, इसमें पाकिस्तान की कौम का, पाकिस्तान की मुमलिकत का नुकसान है। ठीक है हसन साहब, इस पे वैसे आपकी पोजीशन क्या है? क्या आप जो हुकूमती जमात है या फिर पीडीएम की जो जमात है उनके साथ पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसके इस्तेहकाम के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए साथ बैठने को तैयार हैं कि आप मिल बैठ के फैसले करें कि पाकिस्तान को लेकर आगे कैसे चलना है? चाहे इलेक्शन के हवाले से ही बात करें, लेकिन क्या बैठने के लिए आप लोग तैयार हैं, इवन किसी थर्ड पार्टी की मुदाखलत के बिना? हसन साहब, आपने कहीं म्यूट तो नहीं किया? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, आप मेरे सुन सकते हैं? जी, अब आ रही है। जी, अच्छा, मैं आपको दोनों बातों का जवाब देता हूं। देखिए, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई मुल्क हो, सियासत में मिलके ही बैठना होता है। सियासतदानों का काम होता है कि आपस में डायलॉग करें, सोल्यूशन निकालें। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में हमारा मुकाबला किससे है? हमारा मुकाबला पाकिस्तान की उन सियासी जमातों से है जो अपने आप को सियासी जमातें कहते तो जरूर हैं, पर वो सारे कारोबार कर रहे हैं सियासत के नाम पे। वो करते क्या है? वो सबसे पहले करप्शन करते हैं, उसके बाद करप्शन के पैसे को जमा करके जब खतरा आता है तो लोगों को खरीदते हैं, लोगों को खरीद के अपने इक़्तिदार को तवालत देते हैं, अपने आप को NRO2 देते हैं, 1100 अरब के डाके डालते हैं और ये साइकिल चलता है। इन लोगों के साथ बैठने का मतलब ये है कि आप इस मॉडल को एक्सेप्ट करें और आप ये माने कि ये करप्शन का साइकिल चलता रहेगा। ऐसे डायलॉग से बेहतर है कि हम इन लोगों के साथ ना बैठें, क्योंकि ये सियासत नहीं है, ये कारोबार है। अगर ये वाकई सियासतदान होते तो बिल्कुल बैठना चाहिए था। अब आती है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, जो मुदाखलत की तरफ। क्या सियासत में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दुनिया की जहाँ भी जमहूरियत पनप रही है वहाँ पे नहीं होती। क्या पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है पिछले 70 साल में? आपको पता है कि बिल्कुल चोली दामन का साथ रहा है। और क्या इस वक्त मुदाखलत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?
मैं समझता हूँ कि मुदाखलत हो या ना मुदाखलत हो, इलेक्शन कमीशन हो या अदालतें हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, इस वक्त अगर पाकिस्तान को बचाना है तो हमें इसमें सियासी इस्तेहकाम चाहिए। और वो सियासी इस्तेहकाम सिर्फ तब आ सकता है कि जब आप एक इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल इलेक्शन कमीशन के अंडर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। इस वक्त मैं समझता हूँ चाहे वो इदारे हों, चाहे वो सियासी जमातें हों, चाहे वो अवाम हो, सबकी एक डिमांड होनी चाहिए कि इस मुल्क को फौरी इलेक्शन चाहिए ताकि मुल्क को इस बहरान से निकाला जा सके और इस सूरत हाल को। सर, वो इलेक्शन की आप तो बात करते हैं, लेकिन दूसरे ही लम्हे आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद भी करते हैं। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर मुस्ताफी नहीं होते हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करती है, तो फिर आप क्या करेंगे? प्लान क्या है आपका इलेक्शन के हवाले से? देखिए, कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। इन इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। ऐसे किसी इलेक्शन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतमाद नहीं होगा। और उसकी वजह ये नहीं है कि हमें उस शख्स से या उस इदारे से कोई मसला है। हम तो उनका पास रिकॉर्ड देख रहे हैं कि जब कोई फैसले का वक्त आता है, वो फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आता है, फिर हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते हैं, अदालतों में उनके फैसले ओवरटर्न होते हैं, फिर हमें इंसाफ मिलता है। और अभी इस इलेक्शन में जिसमें हम जीत गए बावजूद तमाम कोशिशों के, जो कुछ हुआ आपने देखा, मुल्क के आपके वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जो बातें की, उससे सीएम के इलेक्शन से पहले के 5-6 बंदे उठाए जा सकते हैं, उसके ऊपर भी कोई नोटिस नहीं लिया गया। इस सूरत हाल के अंदर ऐसे इलेक्शन कमीशन पे और ऐसे इलेक्शन कमिश्नर पे हम कैसे एतमाद करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अगले इलेक्शन होंगे वो इनके जेर साया नहीं होंगे और इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। अच्छा फैसल साहब, अब आपके सामने भी ये सवाल रखूंगा। एक तो सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा, अक्टूबर में जो इंतखाबात की बात हो रही है, आपको लगता है कि अक्टूबर या नवंबर के शुरू में इंतखाबात हो सकते हैं? और दूसरा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से आपकी क्या राय है? क्या समझते हैं आप, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है? तब्दीली मुमकिन है? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि इंतखाबात अक्टूबर में होंगे। अगर ये कैलकुलेशन मैच नहीं करेगी तो पाकिस्तान एक और बहरान में होगा और खतरनाक बहरान में होगा, और श्रीलंका जैसी कॉपी, बल्कि उससे ज्यादा खतरनाक कॉपी हो सकती है। तो इसलिए फौरी तौर पर इंतखाबात की डेट अबूरी हुकूमत अनाउंस हो और इंतखाबात अक्टूबर में हो, ये मुझे ऐसा लगता है इस पर काम हो रहा है। जहां तक मामला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, इसमें दूसरी राय नहीं है। अगर मैं मैच खेल रहा हूं, दो टीमों के दरमियान मैच है और मुझे अंपायर के ऊपर एतराज है, तो अंपायर को हट जाना चाहिए। इसमें कौन सी दूसरी राय है? अगर पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और वो कहती है कि हमें इस पर एतमाद नहीं है, तो इखलाकी तौर पर उन्हें हट जाना चाहिए। तीसरा मामला छोटा सा मैं कह दूं, जो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात हो रही है, अगर पीटीआई अब तक ये सोचती है कि हम बात नहीं करेंगे इन सियासी जमातों से, हम एस्टेब्लिशमेंट के करीब भी नहीं जाएंगे और ये खुद ब खुद सब कुछ हो जाए, तो भाई ये खुद ब खुद तो नहीं होगा। कोई ना कोई रास्ता तो आपको ट्रैक 2 के ऊपर किसी न किसी एंगल पे निकालना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी सियासी जमातों से। बेशक वो माफिया हैं, बेशक वो करप्ट हैं, बेशक वो कुछ हैं, अगला विंडो इन्हीं के थ्रू निकलेगा, एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू निकलेगा या इधर से थ्रू निकलेगा। ये जो जितनी बड़ी तहरीक चलाई है इमरान खान साहब ने, बहुत जबरदस्त निकाली है। अब डी में आने के बाद कहां से गोल करेंगे, किसी से बात करनी पड़ेगी। लेकिन सर, अब एक और बात में जो हसान खबर के सामने वो सवाल रखना चाहूंगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। हसान साहब, अब जो बयानिए की तब्दीली की बात हो रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी, कि अब हम भी एंटाई एस्टेब्लिशमेंट बयानिया लेकर आगे चलेंगे, तो अगर बयानिया तब्दील होता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बयानिया हो जाता है, तो किसी एक चीज पे, तो एक पेज पे आप लोग आ जाएंगे, तो आप लोग अपने बयानिए पे क्या कायम रहेंगे? और कम से कम एक बयानिए के हद तक आप एक पेज पर रहने के लिए तैयार हैं? देखिए, एक वक्त में अगर दो पार्टियां एक बात कर रही हों तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका बयानिया एक है। हमारा बयानिया नजरिया है, इनका बयानिया मुफाद है, और मुफाद की वजह से अगर ये हमारी आवाज़ में हम आवाज़ हो भी जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक पेज पे हैं। हम इनके साथ बिल्कुल खड़े नहीं होंगे। आप इनकी पिछले 30 साल तो छोड़ के पिछले 3 साल की तारीख निकाल लें, और ये गिरगिट की तरह जो है ना रंग बदलते हैं, और वो रंग जो है, बस प्रॉब्लम यही है कि हमारे सियासतदान अनफॉर्चुनेटली मफाद परस्त हैं और मफकर ही अपना बयानिया बनाते हैं। बहुत शुक्रिया हसान खबर साहब आपके वक्त का। फैसल अजीज साहब, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाजत, तलाने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।